नमस्कार, मैं रितेश व्यास आज आपके सामने एक नया विषय लेके आया हूँ, मगध का उत्कर्ष। प्राचीन भारतीय इतिहास को जब हम लोग गति देते हैं तो जहाँ से हम लोगों को एक क्रमबद्ध इतिहास मिलना शुरू होता है, जहाँ से हम प्राचीन भारतीय इतिहास को एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना शुरू करते हैं, वो समय जो शुरू होता है वो मगध के उत्कर्ष के साथ शुरू होता है। हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हुई, उसके बाद वैदिक एज आया, वैदिक एज के बाद 6वीं शताब्दी में महाजनपद काल आया, और वो जो महाजनपद थे 16 महाजनपद जिनका उल्लेख हम लोगों को अंगुत्तर निकाय में मिलता है, और ये मिलता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता के बाद हम लोगों को 16 जनपदों का एक बड़ा ग्रुप मिलता है। ये जनपद जो थे, ये जन जो थे वो वैदिक काल में थे, लेकिन इनका स्वरूप बढ़ता गया और वो जनपद के रूप में विकसित हुए। और इन जनपदों में जो सबसे इफेक्टिव, सबसे प्रभावी, सबसे शक्तिशाली जो जनपद उभर कर आया वो था मगध। मगध को हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के कारण पढ़ते हैं, हम लोग अशोक के कारण पढ़ते हैं, लेकिन हम ये समझें कि चंद्रगुप्त मौर्य से पहले मगध के उद्भव से लेकर, मगध के उत्कर्ष से लेकर, या मैं यूँ कहूँ कि नंदोत्तर मगध का उत्कर्ष जो था वो कैसे हुआ, तो उस पर हम लोग आज बात करेंगे। तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य से पहले प्राचीन मगध पर करीब 3 राजवंशों ने शासन किया, एक हर्यक वंश, एक शिशुनाग वंश और एक नंद वंश। और तीनों राजवंशों के 2 प्रभावी शासक रहे। हर्यक वंश में हम लोग बात करें तो बिंबिसार सबसे प्रभावी शासक। वैसे तो हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो वृहद्रथ था, लेकिन उसमें जो सबसे प्रभावी शासक था वो बिंबिसार था, जिसने 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व तक शासन किया। ये जो समय है वो इसलिए महत्वपूर्ण है बिंबिसार का, क्योंकि इसी समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रभाव था, और महावीर और महात्मा बुद्ध दोनों इस समय लाइव थे, इसका मतलब जिंदा थे, और इन दोनों के समय। और बिंबिसार वो पहला शासक था जिसकी हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे, कि जिसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए सभी प्रकार के हथकंडों का उपयोग किया। मैं उसको हथकंडे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि साम्राज्य विस्तार का पहला प्रमाण हम लोगों को बिंबिसार के शासनकाल में मिलता है। उसने वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए, उसने युद्ध की नीति भी अपनाई, और इस तरह से अपने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। और इसने 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व तक शासन किया। इस दौरान इसका पुत्र अजातशत्रु, जिसको अमित्र घात भी कहा जाता है, इसने सत्ता की लोलुपता या सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने पिता की हत्या की, और 492 ईसा पूर्व में वो गद्दी पर बैठ गया। ये कहा जाता है कि गद्दी पर बैठने के बाद उसको इस बात की ग्लानि हुई कि मैंने अपने पिता की हत्या कर दी है। वो महात्मा बुद्ध के पास गया, महात्मा बुद्ध से उन्होंने विनय किया, और महात्मा बुद्ध ने जब उसको देखा कि वो प्रायश्चित से भर गया है, तो उसको अपने पितृहत्या के दोष से मुक्त कर दिया। 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। अजातशत्रु ने साम्राज्य विस्तार किया, निश्चित रूप से मगध को आगे बढ़ाया, मगध के विस्तार में उसने योगदान दिया। काशी, कौशल, अंग, कुरु, पांचाल जैसे जनपदों पर प्रभावी और स्थायी अपना आधिपत्य स्थापित किया। ये आधिपत्य तो बिंबिसार के समय में शुरू हो गया था, क्योंकि मगध का उद्भव उसी कारण से हुआ, मगध का उत्कर्ष उसी कारण से हुआ, क्योंकि काशी, कौशल, अवंती जो थे, काशी, कौशल, कुरु, पांचाल जो थे, वो मगध के आसपास ही थे, अंग भी उसमें शामिल था। तो इनको जीतकर एक बड़े साम्राज्य के निर्माण की जो प्रक्रिया थी वो बिंबिसार ने शुरू की। मैं उसको साम्राज्यवादी व्यवस्था की बात कर सकता हूँ कि प्राचीन भारतीय इतिहास में पहला साम्राज्यवादी शासक जो था वो बिंबिसार था, जिसने अपने आसपास के जनपदों को जीतकर मगध को एक बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित किया। उसके बाद बात आता है अजातशत्रु की, जो इसका पुत्र था। इसने अपने पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त की, और इसके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी घटना थी पहली बौद्ध संगीति। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए धर्म यात्राएं भी हुई, धर्म सभाएं भी हुई, धर्म महामंत्रों की नियुक्तियां भी हुई, और इसके साथ साथ जो एक सबसे महत्वपूर्ण काम जो बौद्ध धर्म के विकास के लिए हुआ वो था बौद्ध संगीति का आयोजन। ये पहली बौद्ध संगीति का आयोजन बिंबिसार की मृत्यु के कुछ वर्षों के बाद ही, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के कुछ वर्षों के बाद ही अजातशत्रु ने की, और वो पहली जो संगीति थी वो राजगृह में हुई। तो ये 2 पहले शासक थे, 544 से 492 और 492 से 462 ईसा पूर्व तक अजातशत्रु का शासन रहा। अजातशत्रु के पास उसका बेटा उदय भी शासक बना, और उसने भी अपने पिता के पदचिन्हों पर चलते हुए साम्राज्य विस्तार किया। लेकिन इसके शासनकाल में बड़ी घटना हुई कि अब जो था 457 ईसा पूर्व के आसपास मगध की जो राजधानी थी वो राजगृह से बदलकर पाटलिपुत्र
ये बड़ा ट्रांजैक्शन फेज था कि पाटलिपुत्र को प्रभावशाली बना दिया गया है। हरेक वंश की समाप्ति के बाद गद्दी पर बैठते हैं मगध की शिशुनाग वंश, जिसमें पहला शासक होता है शिशुनाग, जो 430 ईसा पूर्व में जब वो देखता है कि अब हरेक वंश की जो नैया है वो डावाडोल हो रही है, यहाँ पर कमजोर शासक आ गए हैं, तो वो गद्दी पर बैठ जाता है और वो लगभग कहते हैं कि 28 वर्ष तक वो शासन करता है। उसके बाद उसका बेटा आता है, ये कहा जाता है मगध का गवर्नर भी था। जब हरेक वंश का शासन था तो उसने मगध के गवर्नर रहते हुए उसने बहुत सी ऐसी जानकारी एकत्र कर ली थी जिसके माध्यम से वो सत्ता प्राप्त कर सकता था। तो शिशुनाग वंश में पहले शासक के रूप में शिशुनाग हुआ और दूसरा उसका शासक प्रभावशाली हुआ कालाशोक। कालाशोक का शासन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगीति हुई वैशाली के अंदर। ये दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। पहले मगध के उत्कर्ष के पहले दौरान एक पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय में होती है, दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के समय होती है। कालाशोक शिशुनाग वंश का अंत होता है और उसके बाद गद्दी पर बैठते हैं नंद वंश के शासक महापद्मनंद। ये महापद्मनंद वो व्यक्ति था जिसके बारे में कहा जाता है कि करीब 21,000 गांव जो थे उसके अधीन थे और इसने भी अपने साम्राज्य के विस्तार की काम शुरू किया। 364 ईसा पूर्व में इसने शासन की राजवंश की स्थापना की और लगभग 22 वर्ष तक शासन किया। नंदवंश के लिए कहा जाता है कि 9 नंदों ने शासन किया और इन 9 नंदों ने कुल मिलाकर लगभग 22 वर्ष तक शासन किया और इसमें जो अंतिम शासक था वो था धनानंद। धनानंद मगध के इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यही वो व्यक्ति था जिसके द्वारा चलाई गई नीतियों या उसके व्यवहार के कारण से मगध पर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। धनानंद के दरबार के अंदर चाणक्य नाम का एक व्यक्ति, पाटलिपुत्र नाम का एक व्यक्ति, मैं उसको कौटिल्य नाम के एक व्यक्ति के रूप में आपको जान सकते हैं, जिसने भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की, वो इसी के दरबार में था और उसके द्वारा उसका अपमान किया गया और अपमान करने के बाद उसने एक दृढ़ निश्चय किया कि जब तक मैं धनानंद जैसे व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति को या अत्याचारी व्यक्ति को मगध की गद्दी से नहीं हटा देता और वहाँ पर एक नए साम्राज्य की स्थापना नहीं कर देता, तब तक अपनी शिखा में घाट नहीं लगाऊंगा। उसके उस निर्णय के दौरान ही उस चाणक्य को चंद्रगुप्त से उसकी मुलाकात होती है। चंद्रगुप्त को वो पारंगत करता है शासन के लिए और लगभग 321 या 322 ईसा पूर्व के आसपास वो पूरी व्यवस्थाओं को एकीकृत करते हुए उसको एक लंबा संघर्ष करना पड़ा चाणक्य और चंद्रगुप्त को। उन्होंने एक लंबे संघर्ष के माध्यम से पंजाब पर अधिपत्य स्थापित किया। मगध पर पहली लड़ाई लड़ी, उन्हें सफलता नहीं मिली, दोबारा लड़ाई लड़ी और एक संगठित होकर उन्होंने एक सेना को तैयार किया और 321 ईसा पूर्व के आसपास उन्होंने मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले मगध का क्या अस्तित्व था, मगध की क्या रूपरेखा थी, मगध किस तरह से अस्तित्व में आ चुका था, किस तरह से वैशाली राजगृह से होते हुए पाटलिपुत्र उसकी राजधानी बनी और इस दौरान मगध का कितना विस्तार हो चुका था, वो इन लोगों के माध्यम से हुआ। चंद्रगुप्त को एक बहुत बड़े साम्राज्य का अधिपति माना जा सकता है, लेकिन उसका अधिपति बनने से पहले मगध की सीमाओं का जो विस्तार था वो बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद और धनानंद जैसे व्यक्तियों के द्वारा किया जा चुका था। उसने उस विस्तृत मगध को स्थायित्व प्रदान किया और भारत के अंदर एक केंद्रीकृत और राष्ट्रीय एकता की स्थापना करते हुए हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध को भारत की एक अखंड भारत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। अखंड भारत की राजधानी के रूप में एकीकृत करते हुए उसने एक समृद्ध भारत के विकास के लिए, समृद्ध भारत के निर्माण की प्रक्रिया को शुरू किया। तो हम आज बात कर रहे थे मगध के उत्कर्ष की। सबसे पहले हरेक वंश की बात की, बिंबिसार और अजातशत्रु को लेकर, फिर शिशुनाग वंश की बात की, शिशुनाग और कालाशोक को लेकर, और फिर नंद वंश की बात की महापद्मनंद और धनानंद को लेकर। अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किए गए कामों और अशोक के द्वारा किए गए कामों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।